please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया की कुछ बड़ी हस्तियों के बारे में जो कि ताजमहल का दीदार कर चुकी हैं, जो कि ताजमहल देख चुके हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन आए थे भारत और ताज का दीदार उन्होंने किया था। ब्रिटेन की पूर्व प्रिंसेस डायना भी ताज का दीदार कर चुकी हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी ताजमहल आ चुके हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी ताजमहल देख चुके हैं, आ चुके हैं भारत में। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसके अलावा और तमाम कई लोग जो कि ताज का दीदार कर चुके हैं। उत्कर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम क्या है उत्कर्ष? और देखिए जो 11:15 बजे करीब नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ और जो पूरा का पूरा एक इजरायली डेलीगेशन है उसके साथ ताजमहल के परिसर में प्रवेश करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे और उनको लेकर ताजमहल का भ्रमण करवाएंगे, ताजमहल दिखवाएंगे। 1.25 घंटे तक नेतन्याहू, उनकी पत्नी और साथ ही साथ जो इजरायली डेलीगेशन है वो ताजमहल परिसर में रहेगा। 12:30 बजे तक ये पूरी की पूरी जो विजिट है वो होगी और उसके बाद दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ इजरायली प्रधानमंत्री के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया है। दोपहर का खाना वो साथ होगा और खास तौर पर कृषि तकनीक के आदान प्रदान के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इजरायली प्रधानमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जो इजराइल पे बूंद प्रणाली आधारित जो कृषि होती है वो उसमें उससे सीखने को और उस पूरी की पूरी तकनीक का बुंदेलखंड में बहुत बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों पर भी ताजमहल भ्रमण के बाद चर्चा होगी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए उत्कर्ष, लौटेंगे। एहतशाम अगली बड़ी खबर दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। वेणुगोपाल के मुताबिक अगले 2 या 3 दिन में जज विवाद सुलझने की उम्मीद है। एहतशाम जुड़ चुके हैं। एहतशाम, इससे पहले बार काउंसिल की तरफ से बात आई थी कि मामले पर बातचीत हो रही है और जल्दी सुलझ जाएगा। देखिए, ये कल से प्रयास लगाया जा रहा था कि क्या ये मामला सुलझ गया है, क्योंकि बार काउंसिल की तरफ से भी ये दावा किया गया कि सारी बातचीत हो गई है। लेकिन ये इतना जटिल मामला है और मुश्किल चीजें इसमें शामिल हैं कि इतनी आसानी से ये मामला सुलझने वाला नहीं है। और अटॉर्नी जनरल ने भी आज कहा कि इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। और खास बात यह है कि अभी फुल कोर्ट मीटिंग इस पूरे मामले को लेकर हुई नहीं है। वो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1-2 दिन में फुल कोर्ट मीटिंग होगी जिसमें सभी जज मौजूद होंगे, उसके बाद कोई रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए एहतशाम। और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरएसएस से जुड़े लोग और संघ के कुछ पदाधिकारी खुलकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के समर्थन में सामने आए हैं और उन्हें राष्ट्रवादी बताया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए उनका सपोर्ट भी किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के अब तक के लिए गए फैसलों का हवाला देकर ये जताने की कोशिश हो रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक साजिश के तहत की गई। स्वदेशी जागरण मंच के को कन्वीनर अश्वनी महाजन ने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की कि जस्टिस दीपक मिश्रा ने अब तक याकूब मेनन को फांसी, सिनेमा में राष्ट्रगान और निर्भया गैंग रेप के 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। संघ के वरिष्ठ प्रचारक जे नंद कुमार ने भी ट्वीट किया है कि कोड ऑफ जुडिशियल एथिक्स क्या कहते हैं, क्योंकि जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। माननीय नंद कुमार जी के जिस बयान के आधार पे ये खबर चल रही है, पहली बात तो ये कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उनकी व्यक्तिगत राय है, निजी राय है और ये सोशल मीडिया का एक पोस्ट है जिसको उठा करके ये चलाया है। दूसरा, परंतु तो भी जो परिस्थितियां हैं और जिन परिस्थितियों में जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये विशुद्ध रूप से कम से कम जुडिशरी को की सफाई के लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव दिखता है। उसके कुछ कारण है, क्योंकि सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं में इंटरनल एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के से उन सब चीजों को गुजरना चाहिए। उसी प्रकार इसमें ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। हो सकता है कि चीफ जस्टिस को पत्र लिखने के बाद राष्ट्रपति तक जाने की एक व्यवस्था निश्चित है, उसका पालन ये तो दिखता है। और उसके बाद
राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलना, डी राजा से मिलना, ये भी अपने आप में कुछ इंडिकेशन देता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो इस प्रकार की एक परंपरा प्रारंभ करेंगे तो नीचे तक तो ये एकदम से परकुलेट होगा, नीचे तक तो तुरंत पहुंचेगा। और सियासत इस पर किस कदर गर्मा रही है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये दुख की बात है कि आरएसएस के जरिए बीजेपी न्यायपालिका पर निशाना साध रही है। पूरा देश चाहता है कि वरिष्ठ जजों ने जो मुद्दा उठाया है वो हल होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को ये विवाद हल करने में मध्यस्थता करनी चाहिए। कांग्रेस के चेहरे बेनकाब हो गए, खास करके जो हमारे जज मृतक लोया के पुत्र ने उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया। और केवल उन्हीं के चेहरे को नहीं, डी राजा काहे को गए थे, क्यों गए थे, ये भी एक राजनीतिक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ये क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष देश के माहौल को बिगाड़ने में लगी हुई है। और एक और बड़ी खबर शंकर आनंद दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मेडिकल कॉलेज घोटाले से जुड़ी खबर है, जिसमें सीबीआई जांच के दौरान आरोपियों की रिकॉर्डिंग से जजों की मिली भगत का पता चला है। और जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी आपसी बातचीत में कई कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे और इन कोडवर्ड्स में प्रसाद, मंदिर, बही, गमला और सामान का इस्तेमाल किया जाता था। रिकॉर्डिंग में आरोपी ये भी कहते हुए सुनाई पड़ रहे कि सरकार की हर जगह नजर है। तो मेडिकल घोटाले में घूसखोरी का आरोप है, जिसमें तमाम कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें उड़ीसा के पूर्व जज की गिरफ्तारी हुई और बिचौलियों की भूमिका किस तरीके की है उस पर भी बातचीत हुई है। सीबीआई और ईडी दोनों इसमें जांच कर रहे हैं और फिलहाल 83 लोगों की रिकॉर्डिंग इसमें की गई है, जिसमें बातचीत किस तरह की हुई, किसकी किस तरह की भूमिका रह सकती है, इस पर अभी जांच चल रही है। अगली खबर दीपक बिष्ट फरीदाबाद से दे रहे हैं, जहां हरियाणा में महिला अपराध में तेजी से इजाफा हो रहा है। फरीदाबाद में शनिवार को चलती गाड़ी में लड़की के रेप की वारदात के बाद अब एक नाबालिग के अपहरण के बाद उसका गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनकी नाबालिग बेटी का 2 लड़कों ने अपहरण किया और फिर उसके बाद उससे बलात्कार किया। बच्ची 5:30 बजे शाम से एक ऑटो वाले ने ले गया उठा के, कोई रूम है उसमें ले जाके उसके साथ रेप किया। एक लड़का जिसमें हम गिरफ्तार कर चुके हैं और एक की गिरफ्तारी बकाया। दीपक बिष्ट जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। दीपक, 2 दिन जींद में बलात्कार हुआ, उसके बाद फरीदाबाद से एक खबर आई थी कल और उसके बाद वापस एक और खबर आ रही है फरीदाबाद से ही। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा पुलिस को शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी खबरें फरीदाबाद और हरियाणा के कई अलग अलग हिस्सों से आई हैं और एक ही रात में ये वारदातें हुई हैं। क्योंकि फरीदाबाद पुलिस जो स्कॉर्पियो में सवार लड़कों ने एक युवती को अगवा किया था, उसके केस को ही हैंडल कर रही थी, क्योंकि उसका गैंगरेप हुआ था। उसके बाद पुलिस को ये नहीं पता था कि उसी रात एक और नाबालिग युवती को घर के अंदर कमरे में बंद करके उसके साथ 2 लड़कों ने चाकू की नोक रखकर उसके साथ गैंगरेप किया। तो उसके बाद से पुलिस ने हालांकि ये दावा जरूर करे कि एक युवक को उन्होंने हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर जिसको हिरासत में लिया गया है, अभी उसने खुलकर सामने जो बयान दिया है वो अभी खुलकर सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ये चौकसी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वारदात हुई है उसके बाद से पीड़िता का बयान लेना भी अभी तक मुश्किल है, क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्दी ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस के सामने खुद ये सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी फरीदाबाद में कई तरह की इस तरह की वारदातें हुई हैं, जिसके बाद सवाल निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मुख्यमंत्री देते हैं, लेकिन बेटी को बचा कोई नहीं पा रहा है। नजर बनाए रखिए। दीपक बिष्ट दिल्ली से खबर दे रहे हैं, जहां पर रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। रोहिणी की इस गैंग वॉर में एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस के मुताबिक आलीपुर के रहने वाले रवि भारद्वाज को कार में सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने करीब 25 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें रवि को 15 से ज्यादा गोलियां लगी हैं और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमला करने का आरोप गोगी गैंग के सरगना जितेन उर्फ गोगी पर लगा है। मृतक रवि भारद्वाज
टीलू गैंग का मेंबर बताया जा रहा है और टीलू गैंग और गोगी गैंग में पहले से काफी खींचतान है और पहले भी इस तरह की गैंग वॉर हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जो घटना घटी है ये गैंग वार लगता है। कुछ लोग यहाँ छोले भटूरे खा रहे थे दुकान पर, उसी दौरान एक गाड़ी में 4 लड़के आए और उन्होंने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोली की आवाज़ आई बहुत सारी, मेरे लगातार गोलियां चलती रही तो पता लगा कि यहाँ गोलियां चल रही। मैं आके देखा तो एक आदमी मरा पड़ा है।